लाओ भाई, क्या स्टार्ट करने। एसिडिक नेचर से पढ़ना है ना। और मिश मेटल बता दिया अपन ने। और वो लेंथेनम गैडोलिनियम लुटेशियम। ये ट्रिक लिख लो यार, अगर लिखना है तो। ये जो लिखा है ना +4 वाला, अरे भैया बच्चों, ये सिर पर नदियां तबाही देंगी। और नीचे वाले का यूं शर्माओगे तुम, अब तुम यूं शर्माओगे अब तुम। ऊपर तो सिर पर नदियां तबाही देंगी। ये जो +4 वाला लिखा था ना अपन ने, तो उसकी ट्रिक लिखना तो लिख लो आप लोग। सिर पर नदियां तबाही देंगी, यूं शर्माओगे अब तुम। और याद रह जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। +2 वाले में यूं शर्माओगे अब तुम। कौन सा वाला? सिर पर नदियां तबाही देंगी। चलो भाई, अब आगे देखो। एसिडिक नेचर पर हम लोग बात कर रहे थे ना। एसिडिक नेचर में यहां लिखो, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन lengthenoid series, moving from left to right in lengthenoid series, moving from left to right in lengthenoid series, as the Z effective increases, as the Z effective increases, ionic radius decreases. As the Z effective increases, ionic radius decreases. तो पहले आइनिक रेडियस के बारे में देख ले। लेंथेनम +3, ये आइनिक रेडियस का क्वेश्चन भी बहुत सबसे इंपोर्टेंट। +3 में सीरियम +3, ये सी पर नडपम सम अगटम डाइहो अर्टम जबलू। क्लियर। यहां पर इसमें +3 आइनिक रेडियस का यही क्वेश्चन सबसे काम का। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आइनिक रेडियस कम होगा, मतलब इसमें कोई क्लेश नहीं। सीधा सीधा ऑर्डर बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर ये आ जाता है। आइनिक रेडियस। अब अगर यदि इसके कंपाउंड की बात करें तो LaOH होल थ्राइस, CeOH होल थ्राइस, और ये आ जाएगा लास्ट में लुटेशियम OH होल थ्राइस। ये +3 में कंपाउंड हम लोगों ने बना दिया। +3 और ये +3। अब यहां से इसमें लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो इसकी आइनिक रेडियस सबसे कम। क्लियर। ये एस ब्लॉक के कंपाउंड आइनिक नहीं है प्योर, लेकिन है मेटल और नॉन मेटल। तो इनके बारे में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कौन करेगा? फजान। पोलराइजेशन, आइनिक रेडियस कम होगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, यानी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी, आइनिक नेचर कम, एसिडिक नेचर ज्यादा और बेसिक नेचर कम। ये आ जाएगा कोवलेंट तो एसिडिक और आइनिक तो बेसिक। तो यहां से हम लोग इनके एसिडिक बिहेवियर को भी देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? लुटेशियम वाला। नोट कर ले भाई। तो अगर क्वेश्चन में यहां पर पोलराइजेशन, जो भी क्वेश्चन आ जाए, आप में से कई बच्चों ने पूछा भी बीच में क्वेश्चन ऐसा, तो केवल और केवल इसको पोलराइजेशन से करना है। यहां पर कोवलेंट यानी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक यानी आइनिक, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाएंगे तो एसिडिक बिहेवियर।
क्योंकि यहाँ ऑक्सीडाइज स्टेट सबका बराबर है, तो फिर अपने पास केवल और केवल रेडियस आ गया ऑर्डर, पोलराइजिंग पावर। क्या आएगा? एलिमेंट गड़बड़ कर दिए भैया, ओ भैया एलिमेंट याद करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? सेकेंड, जो सबसे लास्ट वाला होगा। तो एलिमेंट भी ट्रिक से याद होना जरूरी है। एक्टिनोइड वाला नहीं बता रहा। नॉर्जेगो पीछे वाले अपने आप पढ़ो, देखो आप, या फिर अकेले में मिलेंगे अलग खोपचे में अलग। अभी तुम्हारे ट्रिक बताने के चक्कर में ये ना मजे ले जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कौन नाराज हुआ? नेट तो क्लियर करेगा ना, बहुत है अपने तो। नाराज होने तो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लेंथेनोइड सीरीज एलिमेंट lengthenoid series element form compound in +3 oxidation state. Lengthenoid series element form compound in +3 oxidation state, and they form compound as like S block metal salt, as like S block metal salt. क्लियर? तो जिससे हम लोगों ने कंपाउंड बनाए एस ब्लॉक वगैरह में, मेटल का सोल्ट वगैरह बनाए, जो कंपाउंड बनाए, तो ऐसा प्रिडिक्शन चल रहा है कि इनकी भी कंपाउंड, कारण क्या है, इनकी कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ क्लेश हो गई, यानी बिल्कुल बराबर आ गई है। और इसीलिए जब आयनाइजेशन एनर्जी कोई बराबर आ गई, तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी, बनने वाले कंपाउंड की नेचर भी एक जैसी मिलती। तो ऐसे करके थीसिस की जा रही है, बिल्कुल रिसर्च चल रही है, इस तरह की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलना चाहिए। हमें बहुत सारे कंपाउंड नहीं, कोई 4-5 कंपाउंड अभी यहां तक मिले, तो वो कंपाउंड भी बनाए, तो ये प्रॉपर्टी देखकर कि इनका एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ यानी एस ब्लॉक के साथ सेम सोल्ट बनता है यहां से। तो जैसे अपन ने वहां कंपाउंड बनाए नॉन मेटल वगैरह के साथ कंपाउंड, ऐसे यहां पर भी कंपाउंड बनाए। जैसे एस ब्लॉक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन की ऊपर या नीचे, और मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो वाटर से रिएक्ट करके कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अब अपन पढ़ के आए एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोगेस। ये जनरल स्टेटमेंट सेम यहां पर बोला हुआ है कि यहां पर भी ऐसी प्रॉपर्टी हमारे को ऑब्जर्व हो रही है। तो जो कुछ कंपाउंड बने उनका ऑब्जर्वेशन
बिल्कुल एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिल रहा है। जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, सबसे फर्स्ट लैंथेनॉइड। अच्छा, Ln जब लिखा जाए तो ये सीरीज की बात है, लैंथेनॉइड, और La अगर लिखा जाए तो लैंथेनॉइड एलिमेंट है, ये पूरा सीरीज। और इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दो, सल्फर के साथ करवा दो, नाइट्रोजन के साथ करवा दें और हेलोजन के साथ करवा दें। बताओ बनने वाले प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? बताओ, ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट Ln2O3, देखो बना प्रोडक्ट अपने यहां। सल्फर के साथ Ln2S3 और यहां Ln, ये Ln बन जाएगा, और यहां पर LnX3। तो चार तो कंपाउंड, ये पूरा चक्र बना हुआ है, जो रिएक्शन बनी हुई है, तो चार तो ये हो गया। सेकेंड रिएक्शन की बात करें, यहां से लैंथेनॉइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, वाटर के साथ और HCl के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बना? LNOH होल थ्राइस प्लस साथ में कौन सी गैस, और यहां क्या बनेगा? LnCl3 और साथ में हाइड्रोजन। तो HCl के साथ अब बाकी और भी प्रोडक्ट देखे जा रहे हैं कि यहां पर इन मेटल का प्रोडक्शन कैसे हो। क्लियर बात? तो दो रिएक्शन ऐसी हैं जो क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन। बस अपन को दोनों ही याद रख लेनी है, वाटर के साथ और एसिड के साथ। बनाने का तरीका यानी कहीं ना कहीं ये माना हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन भी हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, बट वो हमारे को अभी तक क्लियर नहीं है। बट ऐसा मानकर इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड यहां से बात करें, लैंथेनॉइड की रिएक्शन कार्बन के साथ। अब कार्बन के साथ प्रोडक्ट लैंथेनॉइड सीरीज, और ये ले लिया कार्बन 1 2। अब जैसे एस ब्लॉक की जो कार्बाइड बनाया हमने, उनका हाइड्रोलाइसिस किया, तो कभी तो हाइड्रोलाइसिस करने पर मीथेन बनता है, कभी प्रोपाइन बनता है, और कभी एसिटिलीन। यानी कभी एक कार्बन वाला प्रोडक्ट, कभी दो कार्बन वाला, और कभी तीन कार्बन वाला। सेम यहां से भी 1 2 2 3 और 3 1, यानी 1:2 2:3 3:1। यानी प्रोडक्ट क्या बना यहां पर? बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? LnC2, यहां क्या बनेगा? Ln2C3, और यहां पर Ln3C यहां बन के आएगा। 1 2 2 3 3 1, तीनों तरह के कार्बाइड यहां से हमारे पास बनते हैं, जैसे एस ब्लॉक वाले बनते हैं। यहां से नोट कर लो। तो तीन तरह की रिएक्शन हमारे को इन्वॉल्व, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करे, और एक नॉर्मल नॉन मेटल के साथ प्रोड्यूस। सब बनने वाले कंपाउंड +3 ऑक्सीजन स्टेट। बट यहां पर अभी हाइड्रोलाइसिस वाली कोई रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं है हमारे। बस कार्बाइड याद रखो कि कार्बाइड के फॉर्मूले क्या बनेंगे। कौन सा? क्या बनाए? हाइड्रेट के साथ कैसे H2 बनते? पर मेटल हाइड्रेट तो मिले मिले बनूंगे, हाइड्रेट कहा? अब हमको ये नहीं पता कि हाइड्रेट इंटर चीजें बनाएगा, या आयनिक बनाएगा, या कार्बाइड बनाएगा, कुछ नहीं पता। केवल ये 6 रिएक्शन एक चक्र में पूरी दी हुई है, वो बने। बाकी इनके और कोई कंपाउंड किसी भी बुक में अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। ये X2 का मतलब हेलो हो जाए। सर ये क्रॉस क्यों कर दिया बंटा? कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, D and some D and F block metal, some D and F block metal, some D and F block metals are more attracted,
some D and F block metals are more attracted towards with magnetic field. Some D and F block metals are more attracted towards with magnetic field, known as ferromagnetic, known as ferromagnetic, towards with magnetic field known as ferromagnetic. क्लियर बात। अब यहां तो केवल बस एक लाइन अपने पास है, बट ये सोलिड स्टेट से आपको पूरा पेज पढ़ना है भैया। एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री मानकर पढ़े। यहां अपने पास कुछ और नहीं है, बट इसके जो कंपाउंड और मेटल दिए हुए हैं वो सोलिड स्टेट में पूरा एक पेज दिया है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो और एंटी फेरी मैग्नेटिक, और उनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और उसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन और आड़े टेढ़े इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं वो सारा पॉइंट दिखाए। कई बार वो डायग्राम बनाकर पूछ लिया जाता है फेरो है, फेरी है, या इस तरह का प्रोडक्ट, तो वो सोलिड स्टेट यहां लिखो ब्रैकेट में, सोलिड स्टेट से पढ़ना है, वरना पढ़ोगे नहीं आप लोग। जब भी ये लाइन मिले इसको पूरा याद रखना कि एक क्वेश्चन तो आएगा, और सोलिड स्टेट में पूरा टॉपिक दिया हुआ है। यहां अपन केवल एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ। फैकोनी और गैडोलिनियम। जैसे क्रोमियम और आयरन में अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें? क्रोमियम, बट मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा? ये फेरोमैग्नेटिक है। यानी भले अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कम है, बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन ज्यादा, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखकर बताया जाता है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलिनियम एफ ब्लॉक में अपन लोग ले सकते हैं, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, एफ ब्लॉक मेटल आयंस, एफ ब्लॉक मेटल आयंस, एफ ब्लॉक मेटल आयन shows paramagnetic behavior, shows paramagnetic behavior, shows paramagnetic behavior and also color in nature, shows paramagnetic behavior and also color in nature, and also color in nature, and color is due to, and color is due to, and color is due to, फर्स्ट तो क्या आ जाएगा? एफ ट्रांजिशन, जैसे डी ट्रांजिशन होता है, और एक आ जाएगा सीटीएस। सीटीएस का मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। एफ ट्रांजिशन एंड सीटीएस। एग्जाम्पल जैसे सीरियम +4, ये होता है येलो कलर की फ्लेम, और SM+2 ये ब्लड रेड कलर कंपाउंड। येलो कलर सीरियम+4 तो जैसे वो लाइटर होता है ना, लाइटर देखा है कभी? तो लाइटर में जो फ्लिंट होती है उसकी, जो उसमें कलर होते हैं ऑरेंज, येलो और रेड कलर, ऐसा सीरियम+4 का कलर होता है। तो लिखा भी इसका ये जाता है येलो फ्लिंट इन सिगरेट लाइटर, ऐसा करके। हाँ, मतलब जो सर नजर आ रहा है टेक्निकल वे में, लिखा भी इसको ऐसे जाता है हमेशा। तो ऐसे येलो कलर याद रख लें हम लोग। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक पॉइंट यहां से लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, इफ पर्टिकुलर एफ ब्लॉक मेटल, भैया इसको लास्ट ट्रिपल स्टार कर दो, नेट की पूरी नजर इस पर, नेट में आने की पूरे चांस है इस लाइन पर। बिल्कुल पक्का क्वेश्चन आएगा, पर कब आएगा पता नहीं। बहुत जबरदस्त वाली लाइन आएगा यार। अब इतना स्टार लगा रहा हूं, कुछ तो आएगा कहीं ना कहीं तो। अरे दो तीन तो बैठेंगे। अपनी तो लड़ाई वो एक क्वेश्चन पर ही है। आगे लिखो, इफ एफ ब्लॉक मेटल आयन, if if particular f block metal ion, if particular f block metal ion has same unpaired electron, has same unpaired electron, has same unpaired electron,
then they shows also same color. Then they shows also same color. Then they shows also same color. देखो ये फैसिलिटी केवल एफ ब्लॉक में है, बाकी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बाकी और किसी भी मेटल में इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है। मतलब ऐसा बोला गया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, कलर्ड होगा, ये बात भी कंफर्म है। बट यहां पर इतना भी ऑब्जर्वेशन अपन को मिला है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो उनका स्पेक्ट्रम भी सेम बनेगा, उनकी वेवलिंग भी सेम बनेगी, और उनका रेंज जो कलर की आ रही है वो भी सेम आ रही है। वरना ऐसा और कहीं नहीं होता हमारे पास, ना डी ब्लॉक ना एस ब्लॉक, सबके कलर अलग अलग ही बनते हैं। केवल एफ ब्लॉक में ऐसा हो रहा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आए तो इनका कलर भी सबका सेम आ रहा है। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किस पेयर में रेड कलर बनेगा, सर रेड तो आपने बताया नहीं, रेड नहीं कलर, तो कलर सेम कब होगा, जब उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। इस तरह का क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें आप। जैसे यहां पर बात करें एग्जांपल F1 और यहां ले लिया F13, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, F1 हो चाहे F13, तो इनका कलर भी क्या होगा, सेम। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम निकालकर आंसर निकालें। जैसे F2 एंड F12 यहां से आ जाए तो F2 और F12 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गई, यहां पर दोनों में 2 आ गई। तो इस तरह, और ऑब्वियसली बात है, दो आयन सेम रखेंगे तो हमेशा एलिमेंट को ऐसे देखो कि नियरेस्ट वाले नहीं देखना, एक शुरुआत का और एक पीछे का। तो 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट याद हैं तो आगे और पीछे के जो नंबर पे सेम आ रहे हो वही आंसर आ जाए, अगर 4 सेम है तो। चलो भाई, एफ ब्लॉक की ये इंफॉर्मेशन थी। वापस आ जाए डी ब्लॉक के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर। कंपाउंड डी ब्लॉक के जो कंपाउंड है अपने पास, कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक, फर्स्ट CrO4 2 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। ये क्रोमेट और ये आ जाएगा डाइक्रोमेट। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, दोनों के कलर होने का कारण CTS, 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। यहां पर क्रोमेट का जो कलर आएगा वो आएगा येलो कलर कंपाउंड, और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आ जाएगा एल्कलाइन मीडियम, और ये आएगा एसिडिक मीडियम। यानी एल्कलाइन मीडियम जब pH ग्रेटर देन 7 हो और यहां pH लेस देन 7 हो, यानी pH इक्वल टू अगर 3 पर अगर क्रोमियम के कंपाउंड का कलर देखा जाए तो डाइक्रोमेट ऑरेंज बनेगा, और अगर pH इक्वल टू 9 पर देखा जाए तो कलर येलो बनेगा। बेसिक नेचर में येलो और एसिडिक नेचर में ऑरेंज। क्रोमियम के दोनों का ऑक्सीजन स्टेट सेम है, मैग्नीज में ऐसा नहीं होता। मैग्नीज में मीडियम मिलाने पर उनका प्रोडक्ट ही बदल जाता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ही बदल जाता है, बट यहां ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है। ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, और दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, नेचर कैसी, पेरा या डाया, फिर भी ये क्या है, कलर या कलर इज, कलर होने का कारण CTS। तो ये तो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पॉइंट अपना वहां का। तो यहां से ये कुछ क्वेश्चन तो इस तरह के मिलते हैं।
जो क्या होता है, नहीं दोनों दिखाएंगे, 6 बॉन्ड लिंक सेम है उसमें, CRO बॉन्ड लिंक, तो रेजोनेंस के कारण ही तो है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट कंपाउंड, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट कंपाउंड, chromate and dichromate compound can be prepared by, chromate and dichromate compound can be prepared by chromite ore, can be prepared by chromite ore. क्रोमाइट ओर यानी आयरन का क्रोमेट कंपाउंड, जैसा अपन लोगों ने वो बुश नहीं, हाइड्रोजन के प्रिपेयर्ड में हाँ बोश प्रोसेस, बोश प्रोसेस में जैसे अपन ने लिखा था CO2 को एब्सॉर्ब कराने के लिए, तो CO2 को एब्सॉर्ब कराने के लिए आयरन क्रोमेट कंपाउंड अपन यूज करते हैं, बस वही कंपाउंड क्रोमाइट ओर। तो या तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है कई बार, या कई बार कंपाउंड ऐसे FeO.Cr2O3, ये क्रोमियम की प्रिपरेशन में काम आने वाला कंपाउंड। ओर का नाम क्या है, क्रोमाइट ओर, FeO.Cr2O3। इसके अंदर यहां पर सोडियम का कार्बोनेट और ऑक्सीजन डाल दिया। देखो यहां से ये क्रोमाइट ओर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काम करेगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एयर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। सोडियम का कंपाउंड यहां पर है, कैसा मीडियम प्रोवाइड करेगा, एसिडिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब यहां से सबसे पहले आयरन, आयरन की नजर किस पर पड़ी हुई है, ऑक्सीजन, आयरन को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो बनने वाला कंपाउंड Fe2O3, ये तो आ जाएगा हेमेटाइट यानी रेडिश ब्राउन PPT, सेपरेट कर दिया। प्लस यहां से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, अगर आपसे बोला जाए pH इक्वल टू 3 यानी क्रोमियम के कंपाउंड का कलर कैसा होगा, येलो या ऑरेंज, ऑरेंज। pH इक्वल टू 3 कैसा मीडियम हो गया, एसिडिक या बेसिक, तो एसिडिक मीडियम में कलर कैसा, pH इक्वल टू 9 पर येलो, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज, बेसिक मीडियम में pH 7 से कम हो तो कलर, pH इक्वल टू 7 से ज्यादा हो तो, pH इक्वल टू 14 से कम हो तो कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम अगर क्रोमियम को दे दिया जाए और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा तो +6 में जाएगा। अब कलर कैसा आने वाला, येलो या ऑरेंज, किस में जाएगा क्रोमियम का कंपाउंड, येलो, एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो ये बनेगा यहां से Na2Cr2, ये Na2CrO4, ये Na2CrO4 कंपाउंड बना और कैसा सॉल्यूशन आ गया, येलो सॉल्यूशन, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सोडियम का क्रोमेट यहां से आ गया +6। अब सोडियम का क्रोमेट इसके अंदर यहां प्रोवाइड कर दिया कौन सा मीडियम, एसिडिक। अब ये किस में चला जाएगा, ऑरेंज, ये कंपाउंड बन गया Na2Cr2O7 और कलर आ गया यहां से ऑरेंज। पीएच बदलते जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है सोडियम के कंपाउंड। लेबोरेटरी में हम सोडियम की जगह कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, पोटेशियम, क्योंकि सोडियम का जो कंपाउंड है वो हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट होता है, इसे वाटर को क्या करता है, तो एस्टिमेशन करते वक्त हम कभी भी सोडियम डाइक्रोमेट का यूज नहीं करते, हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। तो सोडियम के डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर डाल दिया पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा और पोटेशियम का डाइक्रोमेट K2Cr2O7। कलर इसका भी क्या रहेगा, ऑरेंज, जितनी भी डाइक्रोमेट है सबका कलर ऑरेंज, जितने भी क्रोमेट है सबका कलर येलो। येलो कलर कंपाउंड किसमें, एसिडिक या बेसिक, और ऑरेंज कलर कंपाउंड, चलो नोट कर लो, ये क्रोमेट डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का तरीका। ओर का नाम क्या आ गया, क्रोमाइट ओर। एसिडिक में ऑरेंज, कंसेप्ट कैसा,
एसिडिक को बेसिक मीडियम में, तो केवल केवल मीडियम। क्रोमेट येलो कलर बेसिक मीडियम है, और डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर एसिडिक मीडियम। CO2 तो बाहर निकल जाएंगे। यस, नोट किया, लिखो भाई पॉइंट इसमें। हो गया, यहां लिखो, इन लेबोरेटरी potassium dichromate in laboratory potassium dichromate is more used in laboratory potassium dichromate solution is more used potassium dichromate solution is more used as compared to sodium dichromate solution, as compared to sodium dichromate solution। ब्रैकेट में लिख लो, हाइग्रोस्कोपिक ऑब्लिक टेलिकुसेंट नेचर। सोडियम डाइक्रोमेट के ब्रैकेट में लिखो हाइग्रोस्कोपिक ऑब्लिक टेलिकुसेंट नेचर, यानी वाटर को क्या कर लेता है ये, एब्जॉर्ब, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो पहले अपन ने लिखा था NaOH और KOH के लिए, NaOH की जगह लेबोरेटरी में क्या यूज करते हैं अपन, KOH। रीजन सेम वहां पर भी वही आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन is mainly used for dichromate solution is mainly used for क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। नाम सुनेंगे, किसका टेस्ट था, क्लोरीन का टेस्ट था। और क्रोमाइल क्लोराइड का कलर कैसा था, ऑरेंज वेपर या रेडिश ब्राउन, जो ब्रोमीन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। क्या लिखा, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज मेनली यूज्ड फॉर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एंड ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एंड ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट यानी अल्कोहल पिया हुआ हो कोई, तो उसको स्लाइवा लेके पता लगा, अनुमान लगने पर स्लाइवा लिया या ऐसे स्प्रे कर दिया सीधा, तो अल्कोहल जो होगा वो एसिटिक एसिड में चला जाएगा। और क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड डिसोशिएट होकर क्रोमियम +3, तो जैसे ही वो क्रोमियम +3 ग्रीन कलर हमें नजर आया स्लाइवा में, था धमाधम और अल्कोहल चला जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ऐसे ऑर्गेनिक में आप लोग एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन में काम लेते हो, यानी अल्कोहल से क्या बनाना हो, एसिटिक एसिड, तो वहां रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। और ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, तो अल्कोहल एसिटिक एसिड में जाएगा और ये क्रोमियम +3 में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और यहां पर अपन यूज करते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। तो चाहे तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, डाइक्रोमेट कन्वर्ट इनटू क्रोमियम +3, बस ऐसे इतना सा लिख लो, डाइक्रोमेट कन्वर्ट इनटू क्रोमियम +3। क्रोमियम +3 का कलर ग्रीन कलर, 3 तरह के कलर रहते हैं यहाँ पर। क्रोमेट बेसिक सॉल्यूशन में येलो, एसिडिक सॉल्यूशन में ऑरेंज, और क्रोमियम +3 अगर टूट गया तो ये ग्रीन कलर का पाओ।
कन्वर्ट इनटू क्रोमियम प्लस 3। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट and permanganate compound are good oxidizing agent. Sodium dichromate and permanganate compound are good oxidizing agent because on hitting they gives oxygen gas. Because on hitting they give oxygen gas. और यहां से फर्स्ट अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया K2Cr2O7 या सोडियम डाइक्रोमेट ले लिया और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, हिटिंग इफेक्ट दोनों का एक जैसे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 को अगर हीट करोगे, मान ही नहीं रहे, K2Cr2O7, ये आ गया K2Cr O4 और Cr2O3। देखो K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज, हीट किया तो येलो, और क्रोमियम प्लस 3 का कलर हमेशा ग्रीन कलर कंपाउंड, और साथ में बनेगा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के कारण ये बेहतरीन क्या माने जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कर दिया +7 से, ये +6 से, तो यहां बनेगा K2MnO4। KMnO4 का कलर कैसा, पिंक पर्पल, पिंक पर्पल कंपाउंड। K2MnO4 ये +6 कैसा कलर, ग्रीन कलर कंपाउंड, और साथ में बनेगा MnO2। MnO2 का नाम पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट Mn+4, कलर कैसा, ब्राउनिश ब्लैक, दोनों तरह के कंपाउंड, और साथ में बनता है ऑक्सीजन। तो दोनों ही क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैंगनेट, ये सब जबरदस्त वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी रेडॉक्स रिएक्शन करना हो तो हमेशा इन दोनों कंपाउंड का हम लोग यूज करते हैं, और दोनों ही मीडियम पर चलते हैं रिएक्शंस, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। Cr2O3, Cr2O3 ही है, बिल्कुल सही बात है, ये Cr2O3 और अच्छे से लिख देते हैं। हाँ बोलिए, KMnO4, K2Cr2O7, बिल्कुल सेम रिएक्शन। हमें तो डाइक्रोमेट को हीट करना है मेनली, तो सोडियम डाइक्रोमेट मेनली यूज जो अपन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे वो लिख दिया अपन। देखो डाइक्रोमेट कैसा है नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन किससे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहां से आ जाएंगे सारे, वो टेबल अपने पास पी ब्लॉक से। और क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड फाइनली डिसोशिएट होकर क्रोमियम+3, क्रोमियम+3 का कलर, और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज। अब जैसे सल्फर पर चार्ज -2 है, सल्फर -2 से कहां जाएगा, सल्फर 0, सल्फर 0 की कैसी टर्बिडिटी, येलोविश व्हाइट टर्बिडिटी। SO2 सल्फर पर चार्ज क्या है, +4, +4 उचक्कर ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा, +6 में। या तो सल्फेट बना लो, या कई जगह पर Cr2SO4 होल थ्राइस, सल्फर पर चार्ज +6। लेकिन क्रोमियम पर चार्ज क्या है,
+3 यानी कलर वापस कैसा, ग्रीन कलर कंपाउंड बन जाएगा। नाइट्रेट कहां जाएगा, नाइट्रेट में। आयोडाइड कहां जाएगा, I2 में। और सबके साथ प्रोडक्ट में साथ में क्या बनेगा, क्रोमियम+3। यानी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन से क्रोमियम का कंपाउंड डिसोशिएट होकर रेडॉक्स करके क्रोमियम+3 और बाकी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो भाई, इधर देखो, अरे भाई बात नहीं करो। टेस्ट विथ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 का भी टेस्ट है या डाइक्रोमेट का टेस्ट, दोनों एक साथ ही चलते हैं। Cr2O7 2- और यहां ले लिया H2O2 एसिडिक मीडियम में, तो यहां से कंपाउंड बनता है CrO5। ये बनता है डीप ब्लू सॉल्यूशन और इसमें बनता है 2 पंख और 2 डंक। ये 2 पंख और 2 डंक, ये परोक्सी लिंकेज, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसके अंदर बट परोक्सी लिंकेज है और परोक्सी लिंकेज होने के कारण ये कंपाउंड स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब जैसे ये जो डीप ब्लू सॉल्यूशन है, ये काम आता है इलेक्शन में इंक वगैरह यूज करने में, जो डिप वगैरह पर करते हैं फिंगर वगैरह पे, उसको बनाने में काम आता है, बट ये अनस्टेबल है। तो ये वापस कंपाउंड टूटकर अपने आप ही ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर और क्रोमियम का कंपाउंड फाइनली डिसोशिएट होकर कहां जाएगा, +3। यानी ये Cr2O3 में चला जाता है +3। ये ग्रीन कलर कंपाउंड ये चला जाएगा। क्रोमियम का चार्ज +6, ये यहां पर भी +6, कोई चेंज नहीं आया, बट बाद में क्या हो गया, ये डिक्रीज। तो अभी ये ब्लू कलर तो उड़ जाएगा, यानी इसको हटाया भी जा सकता है, तो इसको परमानेंट बनाया जाता है। यानी इस जो वैकेंसी क्रिएट हुई है परोक्सी लिंकेज के कारण, इसमें अगर कैसे भी करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया जाए तो ये पैकिंग स्ट्रांग बन जाएगी और कॉम्पैक्ट नेचर बढ़ेगी। तो उसके बाद ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये परमानेंट ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा और फिर इसको गवर्नमेंट की परमिशन से यूज किया जाता है। फिर ये महीने 2 महीने तक हटता नहीं है फिर ये, तो उसको बोलते हैं परमानेंट ब्लू सॉल्यूशन। तो इसके अंदर ET2O यानी डाई इथाइल ईथर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ईथरल सॉल्यूशन, ईथर सॉल्यूशन में इसको यूज किया जाता है। ये ईथर सॉल्यूशन लेने पर ये बन जाएगा परमानेंट, परमानेंट ब्लू कलर सॉल्यूशन। यानी यहां से केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने पर इसकी पैकिंग बढ़ती है और जो अनस्टेबल ब्लू कलर था वो परमानेंट ब्लू कलर में चला जाता है। कलर में कोई चेंज नहीं आता वो, बट परमानेंट बन जाता है वहां से। और ऐसे अगर यदि अगर ये सॉल्यूशन यूज ना किया जाए तो ये कंपाउंड टूटकर फिर क्रोमियम+3 में आता है। क्यों आएगा क्रोमियम+3 में, परोक्सी लिंकेज के कारण वो डिसोशिएट होकर +3 बना जाता है। फिर कुछ ही नहीं कर सकते, उंगली काटनी पड़ेगी हटता नहीं है भाई, ऐसे हट जाता है, अच्छी बात है। बोलो मत, सुन लेगा कोई, पकड़ के ले जाएंगे। अरे अरे अरे, नॉर्मल लिखो ना, बातें क्या करते हो, तो बातें करो तुम ही क्यों बोले।
Cr2O3 सॉलिड स्टेट रेसिड्यू की फॉर्म में मिल जाता है फिर, टूटकर बिल्कुल पाउडर ऐसे फॉर्म में आता आने लग जाता है, वो तो है। हो गया भाई सबका? चलो नेक्स्ट, ये तो था क्रोमेट डाइक्रोमेट के बारे में। अब लिखो मैग्नेट पर मैग्नेट के बारे में। MnO4 माइनस एंड MnO4-2, ये है +7 वाला कंपाउंड और ये +6, ये आ जाएगा पर मैग्नेट, और ये आ जाएगा मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन एंड मैग्नेट आयन। इसका कलर कैसा आ जाएगा? पिंक पर्पल कलर, और इसका कलर ग्रीन कलर कंपाउंड। एक एसिडिक मीडियम में है और एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ये CTS के कारण कलर्ड होता है, और इसमें जबकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, यानी नेचर कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक, पर मैग्नेट एंड मैग्नेट आयन। यहां तक तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका स्ट्रक्चर, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदलता है, जबकि क्रोमियम के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलता। ये +7 और +6 दोनों ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग है जी। बताओ भाई, आंसर बताओ क्वेश्चन के। ब्लैक कलर कंपाउंड ऑफ मैग्नीज MnO2 पाइरोलुसाइड, ये Mn यहां पर आ जाएगा MnO2+4, ये पाइरोलुसाइड। ये ओर होता है मैग्नीज का, जैसे क्रोमियम का ओर है क्रोमाइट ओर, ऐसे मैग्नीज का और कौन सा आता है? MnO2 पाइरोलुसाइड। जमीन से खुदाई करके हमको ये मिलता है MnO2 कंपाउंड। इसके अंदर एयर मिला दी, एयर मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसकी प्रेजेंस में? केवच, यानी स्ट्रॉन्ग या वीक एल्कलाइन? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। अब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में बी कंपाउंड क्या बना? MnO4-2, वेरी गुड। ये आ जाएगा K2MnO4, वेरी गुड, K2MnO4, ये +6 वाला कंपाउंड। फिर मीडियम कैसा बदला? अब क्या बनेगा? KMnO4, वेरी गुड, ये KMnO4 +7 वाला कंपाउंड। अब इसके अंदर क्या डाल दिया? कंसंट्रेट H2SO4। तो इसने पहले एसिडिक बनाया होगा, और ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो एसिड बनता डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाने के कारण ये कंप्लीट वाटर को एक्सेप्ट करेगा, और यहां से कंपाउंड बनेगा Mn2O7, यानी इसका ऑक्साइड यहां से बनकर आ जाता है Mn2O7, और ये बनता है ऐसे ग्रीन कलर का ऑयली कंपाउंड, ऐसे चिपचिप करता है ये हाथ में। तो ग्रीन ऑयली कंपाउंड यहां से बनकर आता है Mn2O7, मैग्नीज का ऑक्साइड। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट की प्रिपरेशन होती है, बट ये अपन ने पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ था, इसे क्वेश्चन बना रखा है।
हो गया सबका? पहले HMnO4 बना होगा, एसिड प्रोवाइड किया होगा, पोटेशियम इसको न्यूट्रल करेगा और एसिड प्रोवाइड कर देगा, HMnO4 एसिड बन जाएगा पर मैग्निक एसिड, और उसमें से वाटर बाहर निकालेगा तो ऑक्साइड बन जाएगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो डायरेक्ट अपन को लिखा जाता है प्रोडक्ट Mn2O बन गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कौन सा? ये तो एसिडिक मीडियम में आता है ना, KMnO4 एसिडिक मीडियम में रहता है, ऑक्सीडाइज होकर KMnO4 एसिडिक मीडियम है और MnO4-2 बेसिक मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोटेशियम परमैंगनेट, potassium permanganate is a good oxidizing agent. Potassium permanganate is a good oxidizing agent. So it react with reducing agent. अच्छा, रिएक्शन अपने पास वापस वही नॉर्मल जैसे क्रोमेट डाइक्रोमेट की है। यहां एक क्वेश्चन अपना काम का बनता है, देखो MnO4- मीडियम कैसा लिया? एसिडिक। अब MnO4- एसिडिक मीडियम में कहा जाए? Mn+2 कलर्ड या कलरलेस? कलरलेस। यहां पर डी ब्लॉक में इसको पिंक भी लिखा हुआ है, तो पिंक भी याद रखें और कलरलेस भी याद रखें, दोनों अपने पास बहुत लाइट कलर का पिंक कलर बनता है। तो Mn+2 और आयोडाइड चला जाएगा आई पर चार्ज -1, कहां आ जाएगा? I2 में आ जाएगा। अब बेसिक मीडियम में MnO4- कहां जाएगा? यस, MnO4-2 +6, यानी कलर कैसा? ग्रीन कलर कंपाउंड। अब प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? I2। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ कैसा सॉल्यूशन है? एल्कलाइन। और एल्कलाइन सॉल्यूशन डालते ही ये करता है डिसप्रपोर्शनेशन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एक बनेगा माइनस वाला और एक बनेगा प्लस वाला। क्लियर बात? और एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन डाला है तो ये सीधा लास्ट तक ऑक्सीडाइज होता हुआ इक तक चला जाता है, यानी ये रेडॉक्स करता हुआ यहां से बनेगा इक वाला कंपाउंड। तो I2 प्रोडक्ट नहीं बनकर ये IO3-, ये कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है रेडॉक्स करके। और ऐसे आंसर क्या बनना चाहिए? I2। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो I2 बनेगा, और अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो डिसप्रपोर्शनेशन करके IO3-। सपोज अगर यहां केबीआर होता तो यहां तो प्रोडक्ट क्या बनता? Br2, लेकिन यहां क्या बनता? BrO3-, ब्रोमीट आयन, आयोडेट आयन यहां से बनेगा। तो अपने पास एक डाइल्यूट और नॉर्मल डाइल्यूट था और एक हॉट एंड कंसंट्रेट था। तो अगर कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो सीधा इक वाला प्रोडक्ट बना लेंगे। अच्छा, यहां बोलो नाइट्रेट में क्या बनेगा? नाइट्रेट H2S, सल्फर बचा -2, क्या बनेगा? सल्फर। Fe+2 कहां जाएगा? Fe+3। और सबके साथ फाइनल प्रोडक्ट में Mn+2। मैग्नीज+2, यानी मीडियम कैसा चल रहा है? एसिडिक मीडियम। ये सब एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में MnO4- फाइनल में जाता ही किसमें कन्वर्ट होगी? यानी इसको कोई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, मैग्नीज परमैंगनेट का प्रोडक्ट मीडियम अगर दिखा दो तो ये यहां से खुद इंडिकेट करता है Mn+2 आने। इसलिए इनकी टाइट्रेशन में इनको बोलते सेल्फ इंडिकेटर। यानी मैग्नेट परमैंगनेट की टाइट्रेशन सबसे ज्यादा क्यों की जाती है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है? कारण इसका, इनके लिए कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, न फिनोप्थलीन न मिथाइलोरेन, ये खुद अपना प्रोडक्ट खुद डिसाइड करते हैं कि हमें तो जाना ही एसिडिक मीडियम में Mn+2 में, इसलिए इनको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। बाकी सब टाइट्रेशन में हमेशा हमें इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है।
कहां पर IO3 माइनस +5 ऑक्सीडेज स्टेट, इक वाला कंपाउंड आयोडेट आयन या ब्रोमेट आयन, I2 +5 में एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ चल रहा है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसलिए वो -1 और +1 डिस्प्रपोर्शनेशन कर जाएंगे रेडॉक्स में, तो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट इक वाला जल बन जाता है फिर, और इक में होता है +5 ऑक्सीडेज स्टेट, तो IO3 माइनस, ब्रोमीन हो तो BrO3 माइनस, जो भी मिल जाए। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड या रिएक्शन विद ऑक्सिलेट आयन, यहां पर KMnO4 और यहां ले लिया C2O4 2 माइनस, ये एसिडिक मीडियम, ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +7, और ये आ गया रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन का ऑक्सीडेज स्टेट +3, ऑक्सिलेट आयन OX2 माइनस, रेडॉक्स रिएक्शन करेगा मीडियम में KMnO4, फाइनली कन्वर्ट कहां होगा Mn+2, और Mn+2 ये केवल मीडियम के अकॉर्डिंग Mn+2 में जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडिकेटर। ये सेल्फ इंडिकेटर, यहां से KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर कहा जाता है, यानी खुद एसिडिक मीडियम में अपना प्रोडक्ट डिसाइड करता है। अच्छा, ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज +3 से ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा +4 में प्रोडक्ट बनेगा CO2, लेकिन CO2 कंटेनर से बाहर निकल जाएगी, तो प्रोडक्ट कंटेनर में दिखेगा क्या, केवल Mn+2, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में है केवल किसके कारण, Mn+2, तो इसका मतलब प्रोडक्ट केवल हमें नजर क्या आया, यानी इस रिएक्शन की प्रोडक्ट स्टेबिलिटी केवल किस पर डिपेंड कर रही है, Mn+2, इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में लाने वाला कौन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, ये कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर बात, तो KMnO4 तो सेल्फ इंडिकेटर, और रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है केवल Mn+2 के कारण, क्योंकि CO2 कंटेनर से बाहर निकल गई, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटो कैटलिस्ट। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ कॉपर+2, और एक जो अपनी रिएक्शन पेंडिंग चल रही थी, CO का एस्टिमेशन किया अपन ने, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया था I2, वहां रुकी हुई रिएक्शन, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहां पर प्रोडक्ट I2 बनाकर छोड़ दिया, CO नेचर में क्या था रिड्यूसिंग एजेंट, तो अपन ने कंपाउंड लिया I2O5, और प्रोडक्ट क्या बनाकर छोड़ा I2, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो KIC रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनाया I2, और कॉपर+2 की रिएक्शन, ये अपन लोगों ने परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में बनाया, और उसको भी वहीं पर ब्रेक किया हुआ है, तो यहां कॉपर+2 तीनों को फाइनल कंप्लीट करना है, तो यहां से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दोनों ही ब्लू कलर सॉल्यूशन होते हैं,
कॉपर के जनरली ब्लू कलर सॉल्यूशन यहां रहते हैं, इनकी रिएक्शन करवा दी KI के साथ। अगर KI के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कॉपर का आयोडाइड वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, और ये चला जाएगा किसमें, Cu2I2 कॉपर +1, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में बनेगी I2 गैस। I2 गैस वापस यहां से रिएक्शन कर सकती है ये KI के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट KI3, यानी डार्क ब्राउन अपीयरेंस, डार्क ब्राउन अपीयरेंस। और ये ऐसा लगता है जैसे ब्राउन कलर आने वाला है, मतलब सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन KI3 पॉलीहैलाइड बनने के कारण ये डार्क ब्राउन अपीयरेंस। इस I2 सॉल्यूशन को जो अपन ने यहां से बनाई, कॉपर CO में बनाया, ओजोन में बनाया और कॉपर +2 में भी बनाया, तो कॉपर +2 के लिए ये आइडोमेटिक टाइट्रेशन कहलाती है। I2 को इसको पास कर दिया हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, Na2S2O3, हाइपो सॉल्यूशन, फोटोग्राफी में काम आने वाला कंपाउंड। क्लियर बात, फोटोग्राफी में ये सिल्वर को डिसोल्व कर देगा। तो I2 हाइपो सॉल्यूशन में, अब देखो यहां से ये अपने पास नॉन कंपाउंड, क्लियर बात, ये कॉपर +2 की कंसंट्रेशन को नापना है, यानी अननोन हो गया, ये नॉन कंपाउंड, इसकी कंसंट्रेशन अपन को पता है कितना डालना है। यहां से प्रोडक्ट PPT बनना, इसको नाप लिया, ये अननोन आया, अब I2 टेस्ट ट्यूब से बाहर निकले, बट I2 अननोन हो गया। अगर दोनों नोन हो जाते तो हम यहीं से टाइट्रेशन को बंद कर देते, ये सिंगल टाइट्रेशन, बट ये अननोन हो गया तो इसकी क्वांटिटी को नापना है, इसलिए इसको बाद में किस में प्रोवाइड किया, हाइपो सॉल्यूशन। अब हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जो I2 के कलर को बदल दे। I2 का कलर कैसा है, ये वॉयलेट कलर कंपाउंड, और I2 के कलर को बदलेगा जब I- में चला जाए तो केवल हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन में ये हाइपो सॉल्यूशन ये करेगा रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन एकमात्र ऐसे I2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, बट एकमात्र केवल ऐसा कंपाउंड है जिसमें I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर बात, ऐसे नॉर्मल I2 क्या होता है, बट यहां रेडॉक्स में क्योंकि हमें I2 का कलर चेंज करना है, तो यहां से ये 2I- और ये बन जाएगा S4O6 2- टेट्राथायोनेट, और दोनों ही कंपाउंड बनते हैं कलरलेस। जैसे ही यहां से I2 में I2 गैस को पास किया हाइपो में, कलर चेंज हुआ I2 का, बस वही टाइट्रेशन बंद, और हमारे को क्वांटिटी मेजर करी, नॉन कंपाउंड बना, क्वांटिटी मेजर करती, टाइट्रेशन कंप्लीट, ये डबल टाइट्रेशन बन जाती है। और I2- को I2 को I- में कन्वर्ट किया तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। इसलिए I2 को फाइनली किस में डालते हैं हम लोग, हाइपो सॉल्यूशन में। तो तीनों के एस्टिमेशन में अपने पास पी ब्लॉक में भी लिखा हुआ है, CO का एस्टिमेशन किया I2O5 डालकर, देन उसके बाद I2 गैस निकली, उसको पास किया हाइपो में। ओजोन को हम लोगों ने KI सॉल्यूशन में पास किया, I2 गैस बनी, उसको पास किया हाइपो में। कॉपर +2 का एस्टिमेशन किया, KI से रिएक्शन I2 बनाया और पास किया किसमें, हाइपो में। तीनों में ही I2 को किस में पास करते हैं, हाइपो सॉल्यूशन में। कारण हाइपो सॉल्यूशन I2 को क्या करता है, डीकलराइज, इसलिए टाइट्रेशन को कंप्लीट करने में फाइनल मदद करता है हमारे। नोट कर ले भैया, कहां पर ये तो K+ और I3- पॉलीहैलाइड है। हाँ, CuI तो है ये, अरे वो किताबों में लिखने का तरीका है, अलग अलग जगह जैसे जैसे मिलते जाता है मैं भी लिखता जाता हूँ, ताकि हर तरह का एक्सपीरियंस अपने पास रहे। CuI भी मिल जाए, बहुत बढ़िया बात, कोई जगह Cu2I2 मिला तो मालूम पड़ा आप वैसे ही चौक जाओ जैसे मैंने अभी लिखा है, तो घबराना मत, एक ही बात है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। बट ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए फिर। किसी की क्वांटिटी को मेजर करना, वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आयनिक, अरे भाई शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो भाई, बिल्कुल शांत। हाइपो I2 को डीकलराइज करने के लिए, I2 का वोयलेट कलर था, बट पता कैसे लगेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो जो कलरफुल है वो कलरलेस पे चला जाए, जैसे कलरलेस होगा हमने कहा रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी।
नहीं, ये तो आयनी कंपाउंड है, आयनी कंपाउंड का कलर थोड़ी ना होता है, ये तो होमोल्यूमोट्रांजिशन के कारण कलर है। ये तो अपन ने बोला कि अगर के आई सोल्यूशन को I2 में पास कर दे तो कई बार आंसर ऐसे भी नजर आते हैं, यानी कई बार प्रोडक्ट KI3 बना के, इसका क्या मतलब हुआ? तो KI की I2 के साथ रिएक्शन देख लीजिए। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद हेडिंग डाल दें मेटलर्जी वाला चैप्टर। अभी तो आधा घंटा पढ़ेंगे। अच्छा भाई देखो, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के बेस पर ही बने हुए हैं सब। क्वेश्चन भी वही आता है आयन, बस प्रॉब्लम केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। कॉन्फ़िगरेशन याद किए बिना देख देख के क्वेश्चन मत करना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। वो लगेगा ही नहीं कि आपकी पीरियोडिक टेबल भी याद है, और वो उसका एक गड़बड़ होता है पीरियोडिक टेबल में फिर, कि पीरियोडिक टेबल भी भूल गए हम तो साथ में। तो इसलिए पहले कॉन्फ़िगरेशन को याद करो और फिर क्वेश्चन को करो, तब जाके डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का मॉड्यूल आपका आधा पौन घंटे में होगा। वरना वो बार बार देख देख के करोगे, खुश हो जाओगे, अपने मन को समझाओगे कि हमने क्वेश्चन कर लिए, किए क्या है, वो तो टाइम पास हो गया वो एक तरह। तो यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन आपके कॉन्फ़िगरेशन पर बेस मिलेंगे सारे, वो तो फिर कर सकते हो आराम से, यानी क्वेश्चन टफ नहीं मिलता है यहाँ से कभी, क्वेश्चन बहुत इजी वे में होते हैं यहाँ। क्वेश्चन करो, फ्राइडे सैटरडे को मॉड्यूल करेंगे भाई हम लोग, छोटा सा ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग डाल दो मेटलर्जी। अरे भाई इंडस्ट्री डालनी शुभ मुहूर्त है, ऐसे थोड़ी नहीं। नहीं भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास। क्या मतलब फालतू सिलेबस क्यों छुड़वा रहे हो, मुझे तो अगली वीक में खत्म करना है कैसे भी, लास्ट दिन आ गया है बस वो। हाँ, चाहे जितना भी हो साहब, जितना भी हो खत्म करके निकल जाओ आप अब। चलो भाई इसलिए कंप्लीट करो, ज्यादा बढ़िया कि सिलेबस पूरा लिख ले हम लोग। चलो भाई देखो, मेटलर्जी की बात करते हैं। मेटलर्जी मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग जब भी करते हैं, किसी कंपाउंड की हमें आवश्यकता होती है। अब कोई कंपाउंड हमें मिले, मेटल डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता कहीं पर भी, कि जमीन से खुदाई करके मालूम पड़ा डायरेक्ट सोना मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा उसके कंपाउंड को निकालना है। कंपाउंड को पानी के दो ही सोर्स है, या तो जमीन से खुदाई करके निकालो, या समुद्र के पानी सी वाटर में। सी वाटर में जितने भी एस ब्लॉक आयनी कंपाउंड है वो वाटर में सोलुबल होते हैं, यानी एस ब्लॉक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी एस ब्लॉक के कंपाउंड है, एल्यूमिनियम, ये सब पानी के अंदर मिलेंगे। और जितने भी डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल हैं वो सब हमें मिलेंगे जमीन के अंदर, यानी कंपाउंड की फॉर्म में। और कंपाउंड की फॉर्म में वो जो कंपाउंड हमारे को है वो हमारे को निकालना पड़ेगा। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन हमें उन कंपाउंड से करना है। तो कंपाउंड से जो मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सबसे बड़ी बात है वो होना चाहिए हमेशा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, यानी कन्वीनियंट और इकोनॉमिक होना चाहिए। जैसे सपोज आपने कोई फैक्ट्री डाल ली जैसलमेर में, अब उसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया चाहिए, बट ऐसा नहीं कि सर हम तो रिलायंस वालों के रिश्तेदार हैं, और मालूम पड़ा बॉम्बे से समुद्र से पाइपलाइन बिछा ली, और मालूम पड़ा किसी ने पाइपलाइन बीच में से उखाड़ दी, और फैक्ट्री वाले बैठे हुए हैं कि पानी आएगा तो फैक्ट्री चालू करे। तो कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट और इकोनॉमिक, यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन। यहां पर जो भी आंसर दिए जाते हैं वो कॉमर्शियल दिए जाते हैं, इसलिए नेवर और ऑलवेज वाला वर्ड कभी भी यूज नहीं किया जाता। जनरली कौन सा मेथड यूज किया जाता है, जनरली वर्ड, यानी कॉमर्शियल, जिससे हमारा बेनिफिट ज्यादा हो। हमें ऐसा कभी मना नहीं किया जाता। मैंने बोला मुझे इतना सारा हलवा बनाना है और कंटेनर मेरे पास इतना सा है, क्या नहीं बनेगा? बनेगा, 20 बार में बनाऊंगा, क्लियर। बट प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगेगा, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, नुकसान, पैसा ज्यादा लगेगा। नुकसान होगा किसका, आपका या मेरा? आपका। क्लियर। तो यहां से इंडस्ट्री में, मेटलर्जी की इंडस्ट्री में केवल क्वेश्चन हमेशा कन्वीनियंट और इकोनॉमिक, इन्हीं दो बातों को लेकर क्वेश्चन किया जाता है। अब यहां से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आपको मिल गया,
यानी कोई कंपाउंड पता लगा, रातों रात कोई बात पता लगी कि सोना, इस फ्लाईओवर के नीचे सोना गड़ा हुआ है, लो आज जाके उसको इंडस्ट्री बना लेते, और मानो बड़ा पूरा फ्लाईओवर खोद डाला। ऐसे विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के आप ऐसे कहीं भी खुदाई नहीं कर सकते। एक समुद्र से एक लोटा पानी नहीं निकाल सकते, वो तो निकाल लेते हो आप लोग। क्लियर? तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज एक ऐसी लैंड जहां हम लोग ये वर्क करेंगे वो कहलाता है माइनिंग। क्या कहलाएगा? नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने 9th में भी तो पढ़ा होगा ये चैप्टर। कोरोना वाले हो आप लोग सारे। अरे यार चलो कोई बात, सब रटा दूंगा मैं यहाँ पर ही, इसका मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। माइनिंग, माइनिंग से हम लोगों ने खुदाई करके कई सारे कंपाउंड निकाले। अब यहां से माइनिंग से ये अपन ने कंपाउंड निकाला, जैसे ए, यहां पर बी और सी और डी और कई सारे कंपाउंड ई, ऐसे कंपाउंड। सपोज अगर हमने बोला कि हमारी कंपनी आयरन का एक्सट्रैक्शन करना चाहती कंपाउंड से, अब आयरन के हमें कई सारे कंपाउंड मिल गए, बट किसी में आयरन का परसेंटेज 10% है, किसी में 30% है, किसी में 75% है, किसी में 85 और किसी में 95। तो हम सबसे बेस्ट कंपाउंड चयन करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री इस कंपाउंड से आयरन का एक्सट्रैक्शन, बाकी सब नॉर्मल कंपाउंड। तो यहां से माइनिंग से जो खुदाई करने के बाद जो कंपाउंड मिले ये कहलाते हैं मिनरल्स। क्या कहलाएंगे? और इनमें से कोई एक कंपाउंड का आपने सिलेक्शन किया, ये कहलाता है यहां से ओर। ऑल ओर आर, बट ओर मिनरल्स आर नॉट। और ऑल ओर आर, बट ओर मिनरल्स आर नॉट। ऑल ओर आर, बट ओर मिनरल्स आर नॉट। ट्रिपल स्टार, फैंटास्टिक, सुपर डुपर क्वेश्चन। क्लियर? असर्शन रीजन का क्वेश्चन सबसे बेस्ट बनता है यहां से। ऑल ओर आर मिनरल बट ओर मिनरल्स आर नॉट। और रिवर्स नहीं, माइनिंग से खुदाई करके आपने जो कंपाउंड निकाले वो क्या कहलाते हैं, और उनमें से किसी एक का सिलेक्शन और इस ओर से फिर आपने कई सारे प्रोसेस किए और प्रोसेस करके यहां से आपने मेटल का एक्सट्रैक्शन किया 99.9999 प्योर मेटल। ये प्रोसेस कहलाते हैं क्या? मेटलर्जिकल प्रोसेस। यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन किससे होगा? मिनरल या ओर से? ऑल ओर आर, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। माइनिंग से खुदाई करके जो कंपाउंड निकाले वो मिनरल्स। अब यहां से जब आपने ओर निकाला तो इस ओर के अंदर होती है इंप्यूरिटीज, यहां पर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। यानी जब आप जमीन से खुदाई करके निकाल रहे हो तो उसके अंदर कंकड़, मिट्टी, पत्थर, एलिमेंट, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्सेनिक, जो भी इंप्यूरिटीज हैं वो सब प्रेजेंट होती हैं। तो इंप्यूरिटीज जो आती हैं, इंप्यूरिटीज जो ओर के अंदर प्रेजेंट है, ये कहलाती है यहां से गैंग, या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स, जैसे कई बार हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं, कई सारे लोग फालतू खड़े होकर गप्पे मारते रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? क्या फालतू गैंग बना रखी है। यानी जितना भी वेस्टेज मटेरियल है वो सब क्या कहलाता है? गैंग। और उसका जो ग्रुप है वो सब क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। तो इंप्यूरिटी जो ओर के अंदर है वो सब गैंग या फिर मैट्रिक्स। ऐसा कह देते हैं कि इंप्यूरिटी को भगाते जाओ भगाते जाओ भगाते जाओ, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। क्लियर? तो हमें इंप्यूरिटी के लिए मेहनत करनी है यहां से में। तो अब यहां से इंप्यूरिटी को दूर करने का तरीका, यहां पर ओर के अंदर जो इंप्यूरिटी है ये कहलाती है यहां से गैंग, और इस इंप्यूरिटी को दूर करने के लिए हम मिलाते हैं एडेड इंप्यूरिटीज। एडेड इंप्यूरिटीज बाय एक्सटर्नल सोर्स, बाय एक्सटर्नल सोर्स, इसको बोला जाता है फ्लक्स। यानी कि इंप्यूरिटी जो ओर के अंदर थी उसको भगाने के लिए हम लोगों ने बाहर से एक कंपाउंड यूज किया, उसको भी हम लोगों ने क्या बोला? इंप्यूरिटीज, क्योंकि वो हमारे कोई काम का, केवल हमने वो किसके लिए डाला? इस इंप्यूरिटीज को भगाने के लिए। तो इंप्यूरिटीज को भगाने के लिए हमने एक और क्या मिला दी? इंप्यूरिटीज। और इंप्यूरिटीज प्लस इंप्यूरिटीज इक्वल टू क्या बना? महा इंप्यूरिटीज, जिसको क्या बोला गया? स्लैग। अब स्लैग को उठाकर फेंक दो। फेंकेंगे कहां? फैक्ट्री के गेट पर फेंको या तो कचरे वाला आया। क्लियर? तो और के अंदर जो इंप्यूरिटी उसका नाम गैंग, उसको भगाने के लिए क्या मिला है? और जो बना है वो और के अंदर जो इंप्यूरिटी है उसको भगाने के लिए क्या मिला है? और जो बना है वो, जो प्रेजेंट है वो, जो मिला है वो, और जो बना है वो। impurities present in ore is known as slag। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। और के अंदर जो इंप्यूरिटी वो, उसको भगाने के लिए, और जो बना है वो, बिल्कुल याद रहेगा।
अब इनको भगाने के लिए इम्प्योरिटी जो गेंग है यहां से, गेंग या तो होगा एसिडिक, ये होगा एसिडिक, और इसको दूर भगाने के लिए अपन ने मिलाया फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसा होगा? और अगर यदि ये बेसिक है तो फिर ये कैसा होगा? एसिडिक। अब एसिडिक, एसिडिक जनरली जो हम लोग यूज करते हैं या तो SiO2 या P2O5। SiO2 सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये मेटल के ऑक्साइड या नॉन मेटल? नॉन मेटल कहां मिलेंगे? एस ब्लॉक या पी ब्लॉक? इसलिए क्या बोला? एसिडिक ऑक्साइड। जमीन में क्यों ये बात कर रहे हैं? जमीन के अंदर जनरली जो मिलता है हमें बहुत सस्ता, बहुत आराम से, सिलिका, बालू रेत सबसे आसान है। फॉस्फेट, हड्डियों की राख, फॉस्फेट हर जगह हमारे को अवेलेबल है जमीन के अंदर, तो सबसे ज्यादा मात्रा में यही मिलता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं ताकि कॉस्ट ना लगे मेटल को हटाने के लिए। मालूम पड़ा इंप्योरिटी को भगा रहे हैं और उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। क्लियर बात? इनको भगाने के लिए हम यूज करते हैं बेसिक कंपाउंड। बेसिक कंपाउंड अब जमीन में जो सबसे आसानी से मिलेगा, FeO, आयरन। नॉर्मली हमारे गांव में सब जगह पानी के साथ आयरन आता ही आता है। चूना सबसे आसानी से, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया जाता है, और बहुत अति आवश्यक हो तो MnO। ये सब किसके ऑक्साइड हैं? मेटल या नॉन मेटल? तो मेटल के ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक? अगर गेंग यहां पर एसिडिक है तो फ्लक्स, अगर गेंग बेसिक है तो फ्लक्स। एसिडिक यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड, बेसिक मतलब मेटल के ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये ले लिया अपन ने यहां से गेंग, और इसको मिलाकर बनाया फ्लक्स, इसको में मिलाया फ्लक्स, और बनेगा क्या? जैसे यहां से एग्जाम्पल की बात करें, गेंग हम लोगों ने ले लिया SiO2, बताओ कैसा है, एसिडिक या बेसिक? भगाने के लिए फ्लक्स, तो इसमें कोई भी बेसिक फ्लक्स जो मिल जाए, जैसे CaO, ये बनाएगा CaSiO3, ये क्या बन गया? स्लैग, सिलिकेट वाला कंपाउंड। ये सिलिकेट जितना भी था इसको फेंकना नहीं है फैक्ट्री के दरवाजे पर, सीमेंट प्लांट वाले इंतजार कर रहे थे। मैंने लास्ट में बोला था सीमेंट में जो आएगा वो मेटलर्जी से उठा के लाएंगे हम, फेंकना किसी को भी नहीं है। इट इज द गुड रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। यानी ये सब जितना भी सिलिकेट बनेगा, ये सब हम लोगों को सीमेंट प्लांट वालों को सेल करना है, उनको इसकी बहुत आवश्यकता है। कोई भी सिलिकेट के बिना सीमेंट नहीं बनता कभी भी। और सेकंड अगर बात करें, यहां से CaO और ये ले लिया P2O5, इस बार CO गेंग कैसा हो गया, तो फ्लक्स कैसा होगा? एसिडिक। तो ये कंपाउंड ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसका नाम होता है थॉमस स्लैग, ये साइंटिस्ट के नाम पर नाम दिया गया है। और ये होता है एक गुड फर्टिलाइजर, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, नाम सुना है क्या? फॉस्फेट जितने भी हैं सब फर्टिलाइजर की फॉर्म में काम आते हैं। तो सिलिकेट अगर आया तो किसका मटेरियल? सीमेंट का। और अगर फॉस्फेट आया तो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बना, किसान भाइयों को भेजो, जय जवान। क्लियर बात? तो अरे शांत रहो, सिलिकेट अगर बना तो किसका मटेरियल? सीमेंट। और अगर फॉस्फेट बना तो फर्टिलाइजर। माइनिंग से जो हमें कंपाउंड मिले वो क्या कहलाते हैं? मिनरल। उनमें से किसी एक का सिलेक्शन, ऑल ओर आर, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। और के अंदर जो इंप्योरिटी वो, गेंग अगर एसिडिक है तो फ्लक्स, और जो बनेगा वो, जो मिला है वो, जो प्रेजेंट था वो, जो बना है वो। अगर गेंग एसिडिक है तो फ्लक्स कैसा होगा? और अगर गेंग बेसिक है तो फ्लक्स या तो बनेगा किसका कंपाउंड? सिलिकेट। किसको सेल करोगे? सीमेंट प्लांट वालों को, रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। और अगर फॉस्फेट बना तो बोलो आ जाएगा क्या? नोट कर लो, फिर इसके पॉइंट लिखेंगे अगले टर्न पर। नोट कर लो बेटा। जरूरी थोड़ी नहीं कि उसमें 5% हुआ तो मेटल, फिर अपन क्यों यूज करें? इंडस्ट्री के ताला थोड़ी लगाना है अपन को। और हमेशा वो होगा जिसमें उस मेटल का सबसे हाई परसेंटेज होगा, या बेस्ट मेटल उसका अंदर होगा।
चलो भाई ठीक है, थैंक यू।